हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का लास्ट वीडियो करने वाले हैं और इससे पहले हमने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनेली स्टडी किए थे। तो आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अ गोल्जी अपरेटस। उससे पहले हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने लास्ट क्लास में भी प्लांट सेल की स्ट्रक्चर जो है देखी है। ओके, तो एनिमल सेल की तो हमने देख ली थी कि एनिमल सेल में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ये 3D स्ट्रक्चर था एनिमल सेल का जिसको हमने पिछले कल देखा था। ओके, नेक्स्ट है एनिमल सेल, सॉरी प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होते हैं एनिमल सेल से। फर्स्ट है इसमें जो है सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ में इसमें एक बहुत बड़ा जो है वैक्यूल होता है। ठीक है, एनिमल के केस में वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और न्यूमरस होते हैं। इसमें वैक्यूल जो है एक या दो होते हैं पर बड़े साइज़ के होते हैं। और न्यूक्लियस के साथ क्या दिख रहा है, दिस वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस आर द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ऐसे लग रहे हैं जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी हो। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर जो है प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये पूरी जो स्ट्रक्चर इंटरनली दिख रही है, दिस वन इज साइटोप्लाज्म। और इसके बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें है। एडजेसेंट सेल वॉल, ये जो दो सेल के बीच में जो सेल वॉल है, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट सेल वॉल। ओके, तो लाइजोसोम भी है इसमें, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। ओके, तो ये था आपका प्लांट सेल और पीछे हमने लास्ट में एनिमल सेल देख लिया। तो नेक्स्ट आपका जो ऑर्गेनेली है, दैट इज़ गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस जो है, इससे पहले हम एक साइंटिस्ट है गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, उनके बारे में देखते हैं। तो ये जो कैमिलो गोल्जी थे, इन्होंने ही गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी की थी। इनका जो बर्थ था 1848 में कॉर्टियनो नियर द ब्रेसिका, मतलब इटली में एक सिटी है वहाँ पर हुआ था। ही स्टडी द मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। तो पाविया में इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 में ग्रेजुएट हो चुके थे और इन्होंने अपना वर्क जो है पाविया में ही एक हॉस्पिटल है वहाँ पे सेंट मैटियो, वहाँ पर इन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू रखा था। उसी टाइम पर इनको जो है ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन वर वी कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम। तो ये एक नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन सर्च कर रहे थे। 1872 में इन्होंने एक पोस्ट वहाँ पर एक्सेप्ट की थी, चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल फॉर द क्रोनोलॉजिकल सिक ऑफ एबिटियाग्रेसो। वो भी वहीं पर ही एक सिटी है वहीं पर, और वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल में CMO की पोस्ट जो है अटेन की थी। ठीक है, एक्सेप्ट की थी। ही फर्स्ट वी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम इन द लिटिल किचन ऑफ द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में एक छोटा सा किचन था और उसको इन्होंने अपनी लैब की तरह बनाया हुआ था और वहीं पर अपने सारे जो प्रैक्टिकल वगैरह थे वो करते रहते थे। और हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस विच गोल्जी कैरिड आउट एट द रिवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड द सेल स्ट्रक्चर। तो एक बहुत ही इन्होंने रिवोल्यूशनरी जो एक वर्क किया था, मेथड था, वो था कि जो नर्व सेल और सेल स्ट्रक्चर है उसको स्टेन किया था। ठीक है, दिस मेथड इज रेफर टू एज द ब्लैक रिएक्शन। तो इस मेथड को क्या नाम दिया था, ब्लैक रिएक्शन। दिस मेथड वाज यूज द वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज होता था, सिल्वर नाइट्रेट, एंड इज पार्शली इवेल्युएबल इन ट्रेसिंग ऑफ द प्रोसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन ऑफ द सेल। तो इसको बेसिकली यूज़ किया जाता था ये देखने के लिए कि जो नर्व सेल है उनकी कहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है। रेमिफिकेशन का मतलब होता है ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ द सेल कि कहाँ पर जो है सेल की ब्रांचिंग हो रही है, तो उसको देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। एंड ऑल दो हिज लाइफ वॉज वी कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिस लाइन मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग दिस टेक्निक। और इन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी इस फील्ड में, उसको कई चीज़ों को मॉडिफाई करने में, इम्प्रूव करने में। गोल्जी रिसीव द हाइएस्ट ऑनर्स एंड अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। ही शेयर द नोबेल प्राइज इन 1906 with the Santiago Romini कैजल फॉर द वर्क इन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो एक और साइंटिस्ट थे, उनके साथ इन्होंने जो है नोबेल प्राइज़ को शेयर किया था 1906 में। ठीक है, तो इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अब देखो गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी अपरेटस कहाँ होते हैं और क्या इसका कैसी स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है। तो गोल्जी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलो गोल्जी कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। तो ये वेसिकल किस तरह या फिर फ्लैटेंड सैक होते हैं, जैसे समझ लो कि प्लेट्स है आपकी, प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स पड़ी होती है, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक इज कॉल्ड द सिस्टर्न। तो इस तरीके से पड़ी होती है एक दूसरे के ऊपर, जैसे
मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट पड़ी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोल जाते हैं। दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। तो ये जो है ईआर के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं? क्योंकि ईआर ने जब भी कोई मटेरियल सेंड करना होता है तो गोल्जी कम्प्लेक्स में जा करके पैक होता है। ओके, एंड ईआर देयरफॉर वी कंस्टिट्यूट द अनदर पोर्शन ऑफ द कम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये जो है कोई दूसरा कम्प्लेक्स सेलुलर सिस्टम होता है मेम्ब्रेन का, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। The material synthesized near the ER is packed and dispatched to the various target inside the and outside of the cell। तो बहुत सारे जो मटेरियल है सेल के अंदर वो सिंथेसाइज होते हैं, ईआर के पास सिंथेसाइज होते हैं, पैक होते हैं वो गोल्जी apparatus के पास, और जो भी टारगेट सेल है या टारगेट पोर्शन है सेल के अंदर वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं। एंड इट्स फंक्शन इनसाइड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। तो इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का या पैकेजिंग का, प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी पैकेजिंग करता है, स्टोरेज करता है, उसको मॉडिफाई करता है। कुछ केसेस में कम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्जी अपरेटस। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि कम्प्लेक्स शुगर जो है सिंपल शुगर से गोल्जी अपरेटस में ही बनती है। गोल्जी अपरेटस जो है लाइजोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये लाइजोसोम क्या है? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है सेल का। सुसाइडल बैग इसलिए बोला जाता है जैसे सुसाइड करते हैं ना कोई, अपने को खुद ही मारते, तो वैसे ही लाइसोसोम जो है ये भी सुसाइडल बैग की तरह काम करते हैं। मान लो सेल के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाता है, सेल को लगता है कि अब मेरा जो बचना है मुश्किल है, अदर पार्ट में इन्फेक्शन जा सकता है, तो इसके जो लाइसोसोम है वो ब्रस्ट हो जाते हैं और पूरे सेल को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। दीज एंजाइम मेड ऑफ द आर, किससे बने होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as the worn out cell organelles। तो कोई फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर आ जाता है तो उसको खाने का काम, उसको मारने का काम, या फिर कोई सेल का ऑर्गेनली कट फट जाता है तो उसको खत्म करने का काम लाइसोसोम करते हैं। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनली एंड अप इन द लाइसोसोम विच ब्रेक द कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में कन्वर्ट करता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम and during the distribution of the cellular metabolism, for example when the cell get be damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell, therefore lysosome is known as the suicidal bag of the cell। अभी इसकी कहानी मैंने आपको बताई, सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि अगर कोई इसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसको सेल को लगता है कि अब मेरा बचना मुश्किल है या फिर अदर सेल को मुझसे नुकसान हो सकता है तो उस टाइम ये फट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वाई इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट हैज़ द 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। ये एक ऐसी ऑर्गेनली होती है जिसके बाहर से 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोरस होती है, छेद छेद होते हैं अंदर वाली आउटर वाली मेम्ब्रेन में। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखने तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर इसमें दिखेगी। ठीक है, तो इंटरनली आपको इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज पोरस, तो इसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, दैट इज पोरस स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनर जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज फोल्डेड। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। दिस फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर लगी होती है, तो ये जो है एटीपी की बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो इसके लिए इसकी स्ट्रक्चर इंटरनली ऐसी होती है। ओके, और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज मेथड फॉर लाइफ इन रिलीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनको अंडरलाइन करते जाना है क्योंकि यहाँ से शॉर्ट फॉर्म आती है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो केमिकल है ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू बनती है। ठीक है, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एनर्जी करेंसी एटीपी कहलाती है सेल की, क्योंकि एटीपी से जो है एनर्जी मिलती है सेल को। और इट इज़ एटीपी फॉर मेकिंग द न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क। जितना भी केमिकल वर्क है या फिर मैकेनिकल वर्क है सेल के अंदर वो सारा सारा माइटोकॉन्ड्रिया से उसको एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेलिज इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। देखो अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसके अंदर अपना एक डीएनए मटेरियल होता है एंड राइबोसोम भी इसके अंदर अपने होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। तो ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकते हैं। और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनली है जो अपनी तरह स्ट्रक्चर खुद तैयार कर सकता है।
ओके, नेक्स्ट वन इज द प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो है क्या होता है, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट सेल के अंदर मैक्सिमम देखने को मिलती है और ये क्लोरोफिल को कैरी करती है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ऑल इन द प्लांट सेल। दीज आर द टू टाइप ऑफ द प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट दैट इज कलर्ड प्लास्टिड एंड द ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड। तो दो तरीके का प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है और ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल एज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। तो क्रोमोप्लास्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन द वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन द एडिशन ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में येलो कलर भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट एंड प्राइमरली ऑर्गेनली इन विच द मटेरियल सच एज स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूला स्टोर। तो ल्यूकोप्लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसमें स्टार्च होता है, ऑयल होता है, प्रोटीन होते हैं, स्टोर होता है इसके अंदर, ठीक है। एंड द इंटरनल organization of the chloroplast consists of numerous membrane layer embedded in the material called as stroma। तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है ना क्लोरोप्लास्ट की, उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन मतलब लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक मेम्ब्रेन के ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनको स्ट्रोमा बोला जाता है, ठीक है। दीज आर सिमिलर टू माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से देखने में बिल्कुल माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह लगती है। एंड लाइक द माइट्रोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आर हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो प्लास्टिड के अंदर भी अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अगर मैं प्लास्टिड की स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो दिस वन इज द प्लास्टिड और इसके अंदर आपको कुछ ऐसी प्लेट्स की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देंगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अलग, और एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ओके, ऐसे, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द प्लास्टिड, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, दिस इज कॉल्ड द, दीज आर कॉल्ड द स्ट्रोमा। Next one is vacuole. And what is vacuole? Vacuole are the storage sac for solid or liquid content। तो ये solid और liquid content का storage होता है, मतलब solid हो चाहे liquid हो उसमें store होता है। Vacuole are the small in size animal cell and plant cell, they have very large vacuole। plant के केस में ये जो है बहुत बड़े होते हैं, animal के केस में ये छोटे होते हैं। central vacuole of some plant में भी 50 से 90% जो cell volume होता है वो vacuole ही कवर करता है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है फुल ऑफ द सैप एंड प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट के केस में, और इसमें बहुत सारा सैप होता है। बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है जो इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होते हैं, वो और स्टोर होते हैं इस वैक्यूल के अंदर। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड इसमें होता है, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कुछ प्रोटीन इसमें होती है। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ द लाइक अमीबा फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम्स। तो अमीबा एक्सेट्रा में फूड वैक्यूल होते हैं जिनमें फूड आइटम्स होती है। अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड इट इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही जो वैक्यूल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो एक्सेसिव वाटर उसमें स्टोर हो जाता है तो उसको एक्सपेल करने का काम भी वो करता है। Each cell does acquire its structure and ability to function because of the organization its membrane or organelles in specific way. The cell does has a basic structure organization। तो हर एक जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज वे से चलती रहे, तो इसके लिए उसमें जितने भी ऑर्गेनलीज होती है स्पेसिफिक फंक्शन अपने वे से करती रहती है। दिस हेल्प इन सेल टू परफॉर्म द फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग इट्स न्यू प्रोटीन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी इसी वजह से चलती रहती है क्योंकि सेल के अंदर जितने ऑर्गेनली है वो प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं। दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ऑल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो इसी वजह से सेल को एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द सेल डिवीजन। अब सेल डिवाइड करता है तो क्यों करता है और कब करता है?
न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस द ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। मान लो डेड सेल हो गया है या फिर ओल्ड हो गया सेल, इंजर्ड हो गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल का बनना जरूरी है। एंड फॉर्म द गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, या फिर नया सेल गैमेट्स के थ्रू बनता है, तो उसके लिए भी जो है सेल का डिवीजन होना जरूरी है। दिस प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल आर मेड अप इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। देयर इज द टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो दो तरीके से होता है सेल डिवीजन, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच द मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड द माइटोसिस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड करता है बेसिकली ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए करता है डिवीजन, तो उसको बोलते हैं माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल इज कॉल्ड द मदर सेल। तो इस केस में क्या बोलते हैं, हर एक सेल को मदर सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये माइटोसिस है और ये मियोसिस है। डिवाइड टू फॉर्म द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो इसमें देखो अब यहाँ पर दो वाइट दिख रहे हैं, दो रेड दिख रहे हैं, और आगे वाले जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको फिर से जो है दो वाइट और दो रेड और दो वाइट और दो रेड दिख रहे हैं। मतलब इन्होंने अपनी क्या कर दी है, डबल कर दिया इन्होंने स्ट्रक्चर। द डॉटर सेल दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने मदर सेल के अंदर होते हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर भी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। स्पेसिफिक सेल ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म द गेमेट्स। तो जो स्पेसिफिक सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, लाइक आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें आपके गोनैड्स आते हैं, ठीक है, फीमेल में ओवरी होती है, मेल में टेस्टिस होते हैं, वहाँ पर जो है ये जो सेल जो है और टिश्यू जो है डिवाइड करते हैं और गेमेट्स बनाते हैं, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। और उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफस्प्रिंग बनती है। और ये जो मियोसिस है, दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड द मियोसिस। तो दूसरा जो है मियोसिस विच इन्वॉल्व द टू कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन। तो इसमें दो तरीके का डिवीजन होता है। व्हेन द सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस द 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। तो मियोसिस के थ्रू जो है 4 डॉटर सेल बनते हैं, ना कि 2। द न्यू सेल ओनली हैव द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। तो जो नए सेल होते हैं ना उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, पेरेंट की तरह, एक फादर की तरह हाफ होगा, हाफ जो है मदर की तरह होगा। एंड कैन यू थिंक एज वाई द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस एंड हाफ इन डॉटर सेल। तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों क्रोमोसोम नंबर जो है आधा हो जाता है डॉटर सेल में, ठीक है। वो इसलिए आधा हो जाता है क्योंकि जब क्रोमोसोम जो है मिक्स होते हैं तो आगे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनना होता है तो उसमें दोनों के क्रोमोसोम जो है आने चाहिए, ठीक है। अगर डबल हो जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग जो है अलग ही केस बन जाएगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर का आधा होना जरूरी है ताकि वो आगे फिर से मिक्स होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म सेम पेरेंट की तरह बना सके, ओके। तो ये आपका माइटोसिस और मियोसिस था, और इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस समझ आ रही है अच्छे से तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।